नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर। आज हम आरटीपी सॉल्व करने वाले हैं सीए इंटर जीएसटी की फॉर सितंबर 25 अटेम्प्ट। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को डीटी की आरटीपी ऑलरेडी अपलोड कर दी है सॉल्व करके। आई होप कि आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लग रहा होगा ये सॉल्व करने के बाद में। बच्चा, आप इन वीडियोस को दो तरीके से रेफर कर सकते हैं। या तो आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे भी बेटर है कि आप पहले खुद सॉल्व करें। कोई डाउट होता है तो आप इनको रेफ़र करें, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है बेटा, बाकी आपका जैसा मतलब जैसा आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हो। मैं आप बच्चों को बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल पे डीटी के रिवीजन लेक्चर्स, जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक यानी कि क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस का पूरा बैच अपलोडेड है। इतना ही नहीं, केस सिनेरियोज भी कम्प्लीटली जीएसटी के आईसीआई केस स्टडीज़ कंप्लीट सोल्व करा के मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा टारगेट है कि सितंबर अटेम्प्ट तक मैं 20,000 सब्सक्राइबर्स इस यूट्यूब चैनल पे करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट आप बच्चों को अपलोड करने वाला हूँ। एक और चीज़ बेटा, अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो हक से सीए का व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मैं भी आप बच्चों के साथ में पहली बार सोल्व कर रहा हूँ। लेट्स सी कितनी देर में हम सोल्व कर पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको बड़ा लग रहा हो तो आप इसको 1.25 की स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। रैपिड मूव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, referred as RLPL, a registered company based in Pune, Maharashtra, is engaged in providing logistic and warehousing services, including transportation of goods by road, cold storage, warehousing for perishables and consultancy service। यानी कि ये कोई तो RLPL है जो कि दो तीन चीज़ें करती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करता है, वेयर हाउसिंग का सर्विस भी देता है, एंड कंसल्टेंसी सर्विस भी देता है। इट ऑल्सो डील्स इन एक्टिविटीज़ लाइक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, द कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। कंपनी ने कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड टू मेसर्स हनुमान एंटरप्राइज, इन्होंने हनुमान एंटरप्राइज को लॉजिस्टिक सर्विस दी है। रजिस्टर्ड इन अमरावती महाराष्ट्र, रजिस्टर्ड पर्सन है ये, फॉर ₹28 लाख। एंड टू मेसर्स शिव इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश फॉर ₹22 लाख। महाराष्ट्र में इन्होंने 28 लाख की सर्विस दी है, तो ये तो हो गई बेटा इंट्रा, और इन्होंने ग्वालियर मध्य प्रदेश में दी है, ये हो गई इंटर स्टेट। ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ वेजिटेबल्स प्रोवाइडेड टू मेसर्स सफल फार्म्स रजिस्टर्ड इन सोलापुर महाराष्ट्र। वेजिटेबल्स की अगर आपने वेयर हाउसिंग सर्विस दी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो बेटा ये एग्जम्प्ट है। मेसर्स फ्रेश वेजीज रजिस्टर्ड इन वापी फॉर 8 लाख एंड 4 लाख, दो लोगों को दी है, दोनों ही बेटा वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में एग्जम्प्ट है। सेल ऑफ लैंड टू मिस्टर अमित इन पुणे फॉर ₹1,20 लाख एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 2,50,000। बेटा ये तो नेगेटिव लिस्ट में कवर है ना, सेल ऑफ लैंड तो नेगेटिव लिस्ट में कवर है, तो सर यहाँ पे तो आपका कोई जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है। इट ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम मेसर्स श्रेयस एन आर्किटेक्ट इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द प्रीवियस फिनेंशियल ईयर। पिछले महीने के मार्च महीने में उन्होंने, पिछले साल के मार्च महीने में उन्होंने सर्विस ली है फॉर ₹80,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट वॉज नॉट अवेल्ड अंटिल नाउ। पिछले महीने में सर्विस ली लेकिन अभी तक आईटीसी नहीं लिया था। द रिलेटेड इनवॉइस डेटेड 20 मार्च ऑफ द प्रीवियस फिनेंशियल ईयर। पिछले फिनेंशियल ईयर का मार्च 20 का इनवॉइस है, तो बेटा मार्च 20 का अगर इनवॉइस है तो उसका आईटीसी कब तक ले सकते हैं? अगले साल के 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न की डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो सर इसका आईटीसी मिल जाएगा, 80,000 का 18% का आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सप्लाइड गुड्स टू एन आर्किटेक्ट है, ठीक है, कंसल्टेंसी आर्किटेक्ट मिल जाएगा। सप्लाइड गुड्स टू ए न्यूली ओपन वेयर हाउस इन बेंगलोर यूनिट वैल्यूड एट ₹6 लाख। इन्होंने अपने ही वेयर हाउस को, जो कि बेंगलोर में है यानी कि आउट ऑफ स्टेट है, महाराष्ट्र में नहीं है, उनको उन्होंने सर्विस दी है 6 लाख रुपीज़ की एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ 18%। ठीक है। द कंपनी हैज़ पेड द जीएसटी बट बेंगलोर यूनिट डिड नॉट मेक द पेमेंट अगेंस्ट दिस इनवॉइस विद इन 180 डेज। कंपनी ने जीएसटी तो पे कर दिया है, बट बेंगलोर यूनिट ने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की है।
बेटा बेंगलोर यूनिट ने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे न्यूली ओपन वेयर हाउस इन बेंगलोर यूनिट। बेटा यहाँ पे देखा जाए तो शायद ये पूछेगा कि क्या बेंगलोर यूनिट इसका आईटीसी ले सकती है। तो अगर बेटा ये नेगेटिव लिस्ट में कवर है, यानी कि रिलेटेड पर्सन आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो आईटीसी ले सकते हैं इवन इफ 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई। तो इसका बेंगलोर यूनिट जो है वो आईटीसी ले पाएगा। देखते हैं क्या पूछेगा नीचे। In addition to aforesaid transaction, RLPL spent an amount of rupees 5 lakh on the procurement of certain goods which were distributed as a part of CSR. अरे रे सर 5 लाख रुपए के गुड्स CSR, तो ITC बेटा ब्लॉक है। 17.5 में ITC ब्लॉक है। अगर आपने CSR के लिए कोई भी सर्विस या गुड्स लिए तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। During the same quarter, it also received subsidy of rupees 40,000 from an environmental NGO for adopting green refrigeration technology. सर उनको 40,000 रुपये की एक सब्सिडी भी मिली है, ठीक है। एंड यूजिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर लॉजिस्टिक्स। वाओ, मतलब ये है ना ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए 40,000 की इनको एनजीओ से सब्सिडी मिली है। दिस सब्सिडी वॉज लिंक टू अ परफॉर्मेंस मेट्रिक कार्बन रिडक्शन एंड नॉट टू द प्राइस। सर ये कोई प्राइस से वगैरह लिंक नहीं है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट, यानी कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से कम नहीं होगा, ठीक है बेटा। द कंपनी हैज़ बीन कंप्लाइंट इन फाइलिंग पीरियोडिक रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स statement on time during the year and then file the annual return of the preceding year up to 15th of October। 15 अक्टूबर तक उन्होंने रिटर्न भी फाइल कर दी है, वेरी गुड। What would be the aggregate turnover of RLPL? RLPL का एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? देखो RLPL का एग्रीगेट टर्नओवर पूछा है, तो सर एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई भी आती है, टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, इंटर स्टेट भी आती है, इंट्रा स्टेट भी आती है, एक्सपोर्ट भी आती है, सब कुछ आता है बेटा। तो यहाँ पे आप मेरे साथ टोटल करते जाना, जैसा जैसा मैं बोलूँ कैलकुलेटर पे टोटल करते जाना बेटा सब लोग। सबसे पहले 28,000 ले लो, ले लिया, सर 28 लाख, ठीक है, 28 लाख ले लिया। इसके बाद में 22 लाख ले लो, ले लिया। इसके बाद में ये ऑल दो एग्जाम्ट है बट ये भी आएगा, 12 लाख रुपए ले लो, ले लिया। इसके बाद में सेल ऑफ लैंड, सर सेल ऑफ लैंड तो नेगेटिव लिस्ट में कवर है, तो न तो ये एग्जाम्ट है, न ये टैक्सेबल है, ये तो सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई नहीं है तो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद में ये तो इनवर्ड है बेटा, ये तो इनवर्ड है, ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है। इसके अलावा बेटा 6 लाख रुपए ये भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, ठीक है, ये हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। इसके अलावा ये तो आपने एक्सपेंड किए हैं तो इसका कुछ नहीं होगा। तो सर मेरा आंसर आ रहा है 68 लाख। आप बच्चों का क्या आंसर आ रहा है बताना। 68 लाख इज दी टर्नओवर। देखते हैं, बाद में चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ITC टू RLPL इन रेस्पेक्ट ऑफ GST पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट फॉर CSR? ITC ब्लॉक है बेटा। द अमाउंट ऑफ ITC रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट इज नॉट अवेलेबल। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होगा, नहीं ये आंसर होगा, ठीक है। RLPL कैन क्लेम ITC फॉर द इनवॉइसेस डेटेड 20th of March ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अप टू। सर यहाँ पे देखो वैसे तो होता है 30 नवंबर, लेकिन यहाँ पे 15 अक्टूबर को ही उन्होंने क्या कर दी, अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी। तो 30 नवंबर और 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर विल बी दी आंसर, ठीक है बेटा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंटल NGO, एनवायरमेंटल NGO से जो सब्सिडी मिली है उसका कुछ नहीं होगा। ये क्या पूछ रहा है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंटल NGO इज टू बी, ऑप्शन ही मुझे तो अजीब से लग रहे हैं। ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर यू ऑल्सो रिसीव्ड सब्सिडी, उनको सब्सिडी मिली है फ्रॉम एन एनवायरमेंटल NGO फॉर अडोप्टिंग ग्रीन रिफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर लॉजिस्टिक्स, ठीक है। दिस सब्सिडी वॉज लिंक टू द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यानी कि कार्बन रिडक्शन एंड नॉट टू द प्राइस, ठीक है। तो इस सब्सिडी को सप्लाई मानेंगे, नहीं मानेंगे, मतलब ये वैल्यू से भी कम नहीं होगा और इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, है ना। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से भी कम नहीं होगा, इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, तो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एज इट इज़ रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस।
सर कंसिडरेशन की डेफिनेशन बोलती है कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन वैल्यू एज इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस, इंक्लूडेड इन द वैल्यू, ये थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं मुझे, एक बार देखते हैं। फिर है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय बैंगलोर यूनिट। बैंगलोर यूनिट जो पुणे ऑफिस को पेमेंट नहीं किया उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द बैंगलोर यूनिट शेल रिवर्स द आईटीसी, बैंगलोर यूनिट शेल रिवर्स द आईटीसी, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 180 days फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस, द पुणे गोडाउन शेल इशू ए क्रेडिट नोट। सर मेरे अकॉर्डिंग सी होगा क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन है, तो रिलेटेड पर्सन के केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। चलिए जी, देखो अभी तक जो आंसर अपने आए वो आए DACC, ठीक है, बीच का आंसर नहीं है DACC, सब बीच का आंसर है बी, फोर्थ का आंसर है बी। देखते हैं कैसे आया बी। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द एनजीओ इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन वैल्यू एज इट इज नॉट लिंक्ड विद द सप्लाई। बेटा यहाँ पे देखो आंसर तो ठीक है, अगर आप आंसर देखो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अकॉर्डिंग ये ठीक है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है कि ये प्राइस में इसका इफेक्ट दिया गया है। अजम्पशन ये है कि ये 40,000 रुपये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम किया गया है, तो गवर्नमेंट ने बोला इस 40,000 को साइड करो, साइड का मतलब एड बैक करो। यहाँ पे एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब एड बैक, कि इसकी वजह से ट्रांजेक्शन वैल्यू को इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे मतलब एक्सक्लूडेड मतलब नो ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए जी, ये हो गया अपना MCQ सॉल्व। आई होप आपको मज़ा आया होगा MCQ सॉल्व करके। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। मिस्टर सागर चतुर्वेदी, रजिस्टर्ड अंडर GST। अच्छा बच्चा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जब ये क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ना, तो मेरा टारगेट ये है कि आप बच्चों को मैं हर एक लॉजिकली आंसर बता दूं। एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है वो आप आंसर एक बार देख लीजिएगा, तब समझ आ जाएगा, क्योंकि वो रेगुलर बैच का पार्ट होता है, फास्ट ट्रैक बैच का पार्ट होता है। आज जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं RTP एक बार आप बच्चों के साथ सोल्व कर लूँ, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे RTP देख रहा है, टाइम नहीं मिला, तो एटलीस्ट वो मेरे साथ में RTP देख तो ले, क्या पता एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो वो कर पाए। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। मिस्टर सागर चतुर्वेदी, रजिस्टर्ड अंडर GST, इज इंगेज्ड इन सप्लाइंग मल्टीपल सर्विसेज। वाओ सर, एक कोई इंडिविजुअल है जो रजिस्टर्ड है और वो सप्लाई कर रहा है मल्टीपल सर्विस इन मुंबई महाराष्ट्र। He has furnished the following information with respect to the services supplied and received by him during the month of April. कुछ तो अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, चलो देखते हैं। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड टू संस्कार कॉलेज ऑफरिंग द डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड। सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ केवल तभी एग्जम्प्ट होता है जब आप स्कूल को दे रहे हो। अगर आपने स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी तो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन अगर कॉलेज को दी तो ये टैक्सेबल होगा बेटा, आउटवर्ड है, टैक्सेबल होगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। सब मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस भी पर्टिकुलरली एग्जम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है, तो सर ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। रिसीव्ड द सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर एन अनरजिस्टर्ड GTA ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। सर, एक अनरजिस्टर्ड GTA से आपने सर्विस रिसीव की है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड GTA से सर्विस रिसीव की है और आप कौन हो बेटा, आप GST में रजिस्टर्ड हो, लेकिन बेटा GTA कौन है? GTA रिसीव्ड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर, अ अनरजिस्टर्ड GTA। अगर GTA बेटा अनरजिस्टर्ड है ना, अगर GTA अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में ये आपका, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, सब प्रोविजन क्या बोलता है GTA वाला, आपको याद है? RCM का प्रोविजन क्या बोलता है GTA वाला? एक सेकंड रुकिएगा बच्चा। RCM का प्रोविजन बोलता है, RCM का प्रोविजन बोलता है कि अगर GTA रजिस्टर्ड है और उसने 5% का ऑप्शन चूज किया है, इधर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, तो जो भी स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं उन पे RCM लगता है, अदरवाइज एग्जाम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे तो बेटा GTA ही अनरजिस्टर्ड है, अगर GTA ही अनरजिस्टर्ड है तो मेरे अकॉर्डिंग ये एग्जाम्प्ट होगा। देखते हैं आंसर, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात
फॉर रमेश इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अगर आपने बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है गुजरात में, लेकिन वो पर्सन है वो रजिस्टर्ड है दिल्ली में, तो उस केस में बेटा ये टैक्सेबल होगा और इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो आपका दिल्ली होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विस देते हो तो वो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई उसका वो माना जाता है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे। प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयज ऑफ आसियाना इंटीरियर अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर आपने ट्रेनिंग दी है किसी प्रोप्राइटर को जो कि राजस्थान में है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसे कहाँ पे प्रोवाइड की गई है? प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय ऑफ आसियाना प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ राजस्थान विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो मैं क्या मानूँ बेटा इसको? सर अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं होती तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाता है जहाँ पे आपने ट्रेनिंग दी। याद आ गया सबको? अगर आपने ट्रेनिंग दी और जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाता है जहाँ पे आपने ट्रेनिंग दी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि इसने बताया नहीं कि ट्रेनिंग दी का है। देखो, और बाय डिफॉल्ट क्या बोला है? सप्लाइंग मल्टीपल सर्विसेज इन मुंबई। मुंबई में सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये ऑल्दो राजस्थान का है लेकिन ट्रेनिंग मुंबई में दी है, तो बेटा ये इंट्रा होगा, इंट्रा। ठीक है। रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू अ कार डीलर। अगर आपने रिकवरी एजेंट सर्विस कार डीलर को दी है तो भी बेटा ये क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स होगा। सर इस पे तो रिवर्स चार्ज लगता है ना। बेटा रिवर्स चार्ज तब लगता है जब रिकवरी एजेंट ने बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी हो। यहाँ पे कार डीलर को दी है इसलिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लीगल सर्विस अवेल्ड मतलब रिसीव की है फॉर ऑफिशियल पर्पज फ्रॉम अ इंडिविजुअल एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। तो बेटा आपने, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, आपका जो टर्नओवर है वो ज़्यादा होगा तो इसलिए आरसीएम लगेगा, क्योंकि अगर आपने एडवोकेट की सर्विस रिसीव की है, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है, तो आपका आरसीएम लगेगा। स्पॉन्सर्ड हिज बिजनेस इन अ क्रिकेट मैच organized by Mumbai Cricket Association Maharashtra wherein he paid amount of rupees 1,50,000 to association। सर किसी ने इनको स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है, इन्होंने पेमेंट की है, तो यानी कि कोई पर्सन है जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है। किसको बेटा? इंडिविजुअल को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। स्पॉन्सरशिप सर्विस का आप एंट्री देखेंगे, उसमें अमेंडमेंट भी आया है बेटा। स्पॉन्सरशिप सर्विस का एंट्री खोलेंगे सब लोग आरसीएम में। आरसीएम में स्पॉन्सरशिप सर्विस का सब लोग एंट्री खोलेंगे। जो मेरी बुक रेफर कर रहा है बेटा उनको आपको मिलेगा हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 मिलेगा आपको। एनी पर्सन अदर देन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो आरसीएम लगेगा, अदरवाइज एफसीएम लगेगा। तो यहाँ पे बेटा ये जो सर्विस दे रहे हैं ये इंडिविजुअल को दे रहे हैं, हम इंडिविजुअल है ना रेसिपिएंट, तो बेटा यहाँ पे आपका एफसीएम लगेगा। और वो जो कंपनी है मतलब जो ये क्रिकेट एसोसिएशन है, इसको एफसीएम में जीएसटी चार्ज करना है, आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है 9, 18%। जीटीए के केस में अरे ये रहा except the service for transportation of goods by GTA on which the GST is 2.5, 2.5 or 5% respectively. All the inward and outward supply are exclusive of taxes. The conditions are fulfilled to claim ITC. The turnover of previous financial year is 1.8 करोड़। यानी कि यहाँ पे एडवोकेट वाली सर्विस पे बेटा क्या लगेगा? एडवोकेट वाली सर्विस पे आरसीएम लगेगा। All the above mentioned supplies are intra-state wherever the information for the place of supply is not provided। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोवाइड नहीं किया है तो इंट्रा माना जाएगा। ये वो वाला पॉइंट आ गया बेटा। मैंने बोला था ट्रेनिंग कहाँ दी है, ये तो बताया ही नहीं, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जहाँ तक हमने नहीं बताया तो वो माना जाएगा कि महाराष्ट्र में यानी मुंबई में दिया है। ठीक है बेटा। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश। नेट जीएसटी पेबल आपको निकालना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 3 टेबल बनाएंगे। मैंने आपको ये पहले बताया था 3 टेबल बनाएंगे। टेबल नंबर 1 में आउटवर्ड, टेबल नंबर 2 में इनवर्ड और टेबल नंबर 3 में पेमेंट। तो टेबल नंबर 1 में हम आउटवर्ड बना रहे हैं। आउटवर्ड में कॉलम कितने बनाएंगे? आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, 3 कॉलम बनाएंगे बेटा। सबसे पहले आउटवर्ड की बनाएंगे, फिर इनवर्ड की बनाएंगे, फिर नेट की बनाएंगे। तो सबसे पहले आउटवर्ड ढूंढो बेटा।
सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू डिग्री कॉलेज, तो बेटा ये तो टैक्सेबल है, तो 90,000 पे लगाओ आप। ये जीटीए की सर्विस नहीं है ना बेटा, ये जीटीए की सर्विस नहीं है, तो जीटीए की सर्विस नहीं है तो इस पे लगेगा 9,9। और बेटा यहाँ पे ये जो सर्विस है ये विद इन स्टेट ही दी गई है, तो आप लगाओ 9%, 9%, तो 90,000 का 9% यानी कि 8,100 रुपये, 8,100 रुपये आउटपुट हो गया, पहले वाला हो गया। फिर है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, ये भी बेटा टैक्सेबल है, तो 1,80,000 का लगाओ 9%, क्योंकि ये भी इंटर स्टेट ही है, तो ये आ गया 16,200, 16,200। ठीक है, दूसरा भी हो गया। तीसरा है बेटा, हाँ ये तीसरा कंफ्यूजिंग है, एक बार इसको देखना पड़ेगा, शायद ये आरसीएम में टैक्सेबल होगा, लेट्स सी, इसको एक बार पेंडिंग रख रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर है बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात, जहाँ पे दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो बेटा ये इंटर स्टेट होगा, आउटवर्ड है 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए का आपको लगाना है 18%, तो यहाँ पे आ गया बेटा 3,60,000, यहाँ पे आ गया बेटा 3,60,000। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3,60,000, ये भी हो गया। इसके बाद में बेटा ट्रेनिंग प्रोवाइड की है मुंबई के अंदर ही राजस्थान वाले पर्सन को, तो यहाँ पे लगेगा 9%, 9%, तो ये हो गया 9,000 रुपये। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। इसके बाद में रिकवरी एजेंट की सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 पे भी क्या लगेगा बेटा 9%, 9%, 30,000 इंटू 9%, तो यहाँ पे लगेगा बेटा 2,700, 2,700। ठीक है बेटा, इसके बाद में क्या है, ये भी हो गया रिकवरी एजेंट का। ये बेटा लीगल सर्विस रिसीव की है जिस पे आरसीएम लगेगा, तो सर टेबल नंबर 1 में आरसीएम भी रिपोर्ट करते हैं। टेबल नंबर 1 में दो चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, एक तो आउटवर्ड और एक आरसीएम, तो सर आरसीएम भी रिपोर्ट करेंगे हम। सर 1,60,000 का, और ये कौन सा है, गुजरात में लोकेटेड है, तो इसका मतलब आईजीएसटी 1,60,000 इंटू 18%, और क्योंकि एडवोकेट की सर्विस रिसीव की है, हम मुंबई के हैं, एडवोकेट गुजरात का है, तो आईजीएसटी लगेगा, तो यहाँ पे हो गया बेटा 28,800 रुपये। और ये बेटा आरसीएम है, इसको लिख लेंगे कि ये आरसीएम का पैसा है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद में बेटा स्पॉन्सरशिप, अब स्पॉन्सरशिप में जैसे मैंने बताया कि ये जो पर्सन है ये चार्ज करेगा हम पे, तो ये बेटा किस में आएगा, इनपुट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं इनपुट। सेकंड नंबर टेबल में क्या बना रहे हैं, इनपुट बना रहे हैं। इनपुट में भी 3 कॉलम बनेंगे बेटा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, 3 कॉलम बनेंगे इनपुट में भी। चलो इनपुट में सबसे पहले क्या आएगा, ये तो अभी पेंडिंग है। इनपुट में सबसे पहले आएगा बेटा ये वाली, जो एडवोकेट की सर्विस रिसीव की है वो इनपुट भी तो है, तो 28,800 रुपये इनपुट में आएगा, लेकिन यहाँ पे आरसीएम भी लिख लेंगे। ठीक है, कि आरसीएम का इनपुट है ये, क्योंकि आरसीएम का इनपुट आरसीएम की लाइबिलिटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, अदरवाइज देन आरसीएम अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा बेटा ये भी तो है, तो 1.5 लाख रुपए इंटू बेटा ये मुंबई में ही है, तो 9% यानी कि 13,500, 13,500 बेटा ये लग गया अपना इनपुट सर्विस है, ये आ गया। ठीक है बेटा, इसके अलावा कुछ है इनपुट में, और कुछ है नहीं है। ठीक है, तो नेट कितना हो गया बेटा, नेट निकाल लेते हैं। नेट कितना हो गया, तो सबसे पहले इसका टोटल करते हैं, ये हो गया 3,60,000 प्लस 2,800, 388,800, इसका टोटल करते हैं 8,100 प्लस 16,200 प्लस 9,000 प्लस 2,700, ये हो गया बेटा 36,000, और ये भी हो गया 36,000। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं एक बार के लिए जीटीए का कंफर्म कर रहा हूँ कि अनरजिस्टर्ड अगर जीटीए है तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि अपने को बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अनरजिस्टर्ड जीटीए का एक बार मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अनरजिस्टर्ड जीटीए के केस में भी बेटा आरसीएम लगेगा, अनरजिस्टर्ड जीटीए के केस में भी आरसीएम लगेगा। तो सर यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर लेते हैं बेटा, एक चीज़ चेंज कर लेते हैं, एक अनरजिस्टर्ड जीटीए का और कर लेते हैं। सर यहाँ पे 2 लाख रुपए की आपने सर्विस रिसीव की है, और ये विद इन स्टेट है, क्योंकि ये भी महाराष्ट्र का ट्रांसपोर्ट है, तो इंटू 2.5%, तो 5,000 रुपये का जीएसटी आप आरसीएम के अंदर पे करोगे, और क्योंकि आप आरसीएम के अंदर पे कर रहे हो तो आपको इसका इनपुट भी मिल जाएगा। 5,000 रुपये का
आपको इनपुट भी मिल जाएगा, ठीक है। बट ये आरसीएम का इनपुट है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। अब करते हैं टोटल, अब करते हैं टोटल, ठीक है। तो ये कितना आया था, ये आया था 388,800, ठीक है। ये कितना आया था बेटा, ये आया था 8,100 प्लस 16,200, एक सेकेंड बेटा, ठीक है। इसको वापस से लिख लेता हूँ मैं। ये आया था 388,800, ये कितना आया था बेटा 8,100 प्लस 16,200 प्लस 9,000 प्लस 2,700 प्लस 5,000, तो सर ये आया था 41,000 और ये भी हो गया 41,000। और सर टोटल इनपुट कितना हो गया, टोटल इनपुट हो गया 28,800, ये हो गया 18,500 और ये भी हो गया बेटा 18,500। अब करते हैं बेटा नेट। नेट का क्या रूल है, सबसे पहले जो आईजीएसटी का इनपुट है वो यूज होगा। तो आईजीएसटी का इनपुट है बेटा 28,800। अब ये जो आईजीएसटी का इनपुट है ये किसी भी पेमेंट से यूज हो सकता है, पहले आई से होगा लेकिन आरसीएम वाली पेमेंट से नहीं होगा। तो बेटा 28,800 जो है वो इससे तो हो ही सकता है, माना आरसीएम से नहीं हो सकता लेकिन 3,60,000 से तो हो ही सकता है। तो सर यहाँ पे लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट में लिखेंगे बेटा 3,88,800, फिर लिखेंगे 41,000 और फिर लिखेंगे 41,000 और यहाँ पे आईजीएसटी को यूटिलाइज करेंगे 28,800। एक बच्चे का डाउट आया कि सर 28,800 तो आरसीएम का है, मानता हूँ आरसीएम का है, लेकिन मैं तो 28,800 को इस 3,60,000 से यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो तो अलाउड ही है ना, वो तो अलाउड ही है ना, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया जीरो। इसके बाद आएगा बेटा सीजीएसटी। अब सीजीएसटी कहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, पहले सी से। 18,500 में से 5,000 रुपये तो आरसीएम का है, माना 5,000 आरसीएम का है। यहाँ पे इस 5,000 से तो यूज़ नहीं कर सकता मैं, लेकिन इतना बचा हुआ इससे तो यूज़ कर ही सकता हूँ। तो यानी कि 18,500 भी पूरा का पूरा यूज़ हो सकता है। एंड सिमिलरली बेटा एसजीएसटी भी आपका पूरा 18,500 यूज़ हो सकता है। और ये अपना आंसर आ गया 388,800 माइनस 28,800, तो ये आंसर आ गया 3,60,000 का नेट पेमेंट। इधर आंसर आ गया 41,000 माइनस 18,500, 22,500। अगर ये बच्चा किसी को नहीं समझ आया ना तो वो मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है, बेस्ट वे टू सोल्व आईटीसी क्वेश्चन, उसको देख लेना। वहाँ पे मैंने डिटेल में आधे घंटे में यही बताया कि ये तीनों टेबल बनती कैसे है। चलो मैच करते हैं बेटा, मैच करते हैं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट टैक्सेबल था, मैंने बोल दिया था। मिलिंग ऑफ पैडी टैक्सेबल था, मैंने बोल दिया था। बिजनेस एग्जीबिशन टैक्सेबल था, वो भी मैंने बोल दिया था आपको। और आईजीएसटी लगेगा, ये भी बता दिया था। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय मैंने बोला था इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, टैक्सेबल है। रिकवरी एजेंट मैंने बोला था एफसीएम में टैक्सेबल है, एफसीएम में टैक्सेबल हो गया। इसके बाद में आरसीएम, आरसीएम में सबसे पहले जीटीए आ गया, ओके सर। इसके बाद में मैंने बोला था एडवोकेट की सर्विस भी आरसीएम में आएगी, एडवोकेट की सर्विस भी आरसीएम में आ गई। एंड आईजीएसटी लगेगा क्योंकि जो एडवोकेट था वो गुजरात का था शायद, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया बेटा आरसीएम। इसके बाद में आईटीसी, आईटीसी में मैंने बोला था जीटीए का आईटीसी आपको मिल जाएगा। मैंने बोला था आपको कि स्पॉन्सरशिप सर्विस का आईटीसी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था लीगल सर्विस का आईटीसी भी मिल जाएगा, मिल गया। इसके बाद में आया नेट टेबल, और नेट टेबल में देखो 3,60,000 आईजीएसटी का और 22,500, 22,500। यस, आया मजा, समझ आया बेटा, सबको समझ आया ना? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर्स मैं अचीव करूंगा इस बार। बहुत मेहनत करने वाला हूं मैं यूट्यूब के ऊपर, मुझे बच्चों से कनेक्ट करना है। इतनी मेहनत कर रहे हैं यार बच्चों, तो कनेक्ट तो होना ही है मुझे। तो सर आप इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। अब बात आती है बेटा प्रेजेंटेशन। तो देखो जैसा आईसीआई ने प्रेजेंट किया है ना, बिल्कुल सही है वो, मैं इस प्रेजेंटेशन से बिल्कुल एग्री करता हूँ बेटा। आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया 3 टेबल बनानी है। सबसे पहले आउटपुट प्लस आरसीएम, दूसरा इनपुट और तीसरा नेट टेबल। 3 टेबल आईसीआई ने भी बनाई है। सर टेबल के अंदर ही रीजन लिख दो, यानी पहले एंट्री लिख दो। देखो बेटा पहले एंट्री लिख दो और एंट्री के नीचे ही उसका रीजन लिख दो कि वो इंट्रा है, इंटर है, एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, सब रीजन यहीं पे लिख दो। पहले एंट्री लिख दो और एंट्री के अंदर ही रीजन लिख दो,
इसी तरीके से आपको करना है बेटा। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, बेस्ट वे टू सॉल्व आईटीसी क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मजा ही आ गया सर सॉल्व करके। एक नया पॉइंट जो मेरे माइंड से स्किप हो रहा था, अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड भी है तो भी आरसीएम लगेगा, ये बात याद रखना, लिख लेना अपने नोट्स में अगर नहीं लिखी हुई है तो। मेरे माइंड से स्किप हो रहा था, आप बच्चों को स्किप नहीं करना है। रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस समिट इन सूरत, गुजरात। कोई तो फाउंडेशन है जो कि एक बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज कर रही है, इन विच ऑल द स्टार्टअप्स वर इन्वाइटेड टू पिच देयर बिजनेस आइडियाज। स्टार्टअप को इन्वाइट किया है गुजरात में। पंडित ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन महाराष्ट्र, स्पॉन्सर्ड द समिट एंड पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 1.5 लाख टू रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स। सर यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विस पंडित ने पे की है, तो सर एंट्री देखिएगा, एंट्री क्या है, एंट्री ये है कि जो रीगल है ना, रीगल ने सर्विस दी है किसको, पंडित ज्वेल को, और पंडित ज्वेल ने पेमेंट की है, पंडित ज्वेल ने पेमेंट की है। तो सर बताएंगे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है रीगल, और सर्विस रेसिपिएंट कौन है, पंडित। बात समझ आ गई। सप्लायर है रीगल और जो आपका रेसिपिएंट है वो पंडित है। सर एक बात बताओ, पंडित ज्वेल प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है ना, अगर कंपनी है तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, आरसीएम। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, आरसीएम, प्रोवाइडेड जो रीगल है वो कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट आया है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सितंबर अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आया है। अगर आपने मई अटेम्प्ट दिया था और अब सितंबर दे रहे हो, अमेंडमेंट आया है इसमें। सर हमें तो पता ही नहीं ये अमेंडमेंट है, हम क्या करें बेटा, यूट्यूब चैनल के ऊपर जीएसटी अमेंडमेंट का एक प्लेलिस्ट है, वो अमेंडमेंट देख लेना, वहाँ पे मई की अमेंडमेंट भी कवर है, सितंबर की अमेंडमेंट, 2 वीडियो आपको मिलेगी, मई और सितंबर। अगर आपने मई की अमेंडमेंट अच्छे से नहीं की थी तो वो भी देख लेना, सितंबर की अमेंडमेंट अगर अच्छे से नहीं की तो वो भी देख लेना, ठीक है बेटा। अब बेटा अमेंडमेंट क्या आई थी कि अगर जो सप्लायर है वो बॉडी कोऑपरेट है तो आरसीएम नहीं लगेगा, और अगर सप्लायर अदर पर्सन अदर देन बॉडी कोऑपरेट है तो आरसीएम लगेगा, अगर वो बॉडी कोऑपरेट या कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है, ठीक है बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हु विल बी लाइबल टू पे टैक्स। रीगल फाउंडेशन इज अ बॉडी कोऑपरेट, तो बेटा यहाँ पे एफसीएम लगेगा। अगर रीगल बॉडी कोऑपरेट है और वो किसी बॉडी कोऑपरेट को दे रहे तो एफसीएम लगेगा। रीगल फाउंडेशन इज नॉट अ बॉडी कोऑपरेट तो आरसीएम लगेगा। बिल्कुल बेटा अमेंडमेंट के ऊपर, बिल्कुल डिट्टो अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर 7 देख लेते हैं, बिल्कुल अमेंडमेंट के ऊपर आंसर है, बिल्कुल अमेंडमेंट, मतलब ऐसा मान लो कि आप अमेंडमेंट ही कवर कर दी बेटा, गवर्नमेंट ने, आईसीआई ने अमेंडमेंट ही कवर करवा दी एक तरीके से। इन केस सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस टू एनी बॉडी कोऑपरेट और पार्टनरशिप फर्म बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कोऑपरेट, ये जो अदर देन बॉडी कोऑपरेट वर्ड यूज हुआ है ना, ये अमेंडमेंट है। देन द रेसिपिएंट विल बी लाइबल टू टैक्स। अगर रीगल कॉमर्स है वो बॉडी कोऑपरेट है तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, तो रीगल, और अगर रीगल बॉडी कोऑपरेट नहीं है तो आरसीएम। बात खत्म, पढ़ लेना इसको आराम से। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मज़ा ही आ रहा है यार, बहुत सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो जी आगे चलते हैं। एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जम्प्टेड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अपेक्स फैसिलिटीज प्रोवाइडेड सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर द अपकीप ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी हेड ऑफिस बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिस्ट ऑफ 20% वाइल प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस सर्विस। सर गुड्स की वैल्यू है 20% और सर्विस की बाकी वैल्यू है। अब बेटा यहाँ पे ये भी बिल्कुल अमेंडमेंट के ऊपर है बेटा, अगर आप वो पहले अमेंडमेंट लेक्चर देख के देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अगर आपने वो अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा है, किसी भी टीचर का अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा है, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अमेंडमेंट क्या आई है पहले मैं ये बता देता हूँ। अमेंडमेंट बेटा ये आई है, आपको एक एंट्री याद होगी जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, वो एक एंट्री है जहाँ पे हमने ये कवर किया था, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये कवर किया था कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई सप्लायर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, अगर वो कंपोजिट सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में 2 चीज़ें होंगी। अगर वो गुड्स है, गुड्स प्लस सर्विस है, सर 2 चीज़ें क्या होंगी, कंपोजिट में क्या होता है बेटा, गुड्स प्लस सर्विस। अगर गुड्स प्लस सर्विस है तो 2 चीज़ें होंगी। अगर सर्विस जो है वो 75% या उससे ज़्यादा है और बचा हुआ गुड्स है तो बेटा एग्जम्प्ट होता है, और अगर जो गुड्स है वो 75 मोर देन 25% है तो ये टैक्सेबल होता है। याद है,
वहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया है कि अगर आपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी को सर्विस दी है टू अपकीप दी ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, तो ये सर्विस टू गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है कंप्लीटली। यहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा 75-25, कंप्लीटली टैक्सेबल है। ये क्लैरिफिकेशन आया है बेटा, मैं अभी केवल इतना ही बताऊंगा, बाकी आप पढ़ लेना, मतलब अमेंडमेंट्स में से कवर कर लेना। मैसेस तलरेजा एंड तलरेजा अ फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड लीगल सर्विस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन। सर स्टेट गवर्नमेंट को अगर सर्विस दे रहे हैं तो उस केस में बेटा ये एग्जाम्प्ट है। लॉयर की सर्विस अगर गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह को दे रही है तो एग्जाम्प्ट है। BLF मॉल नोएडा प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन द बेसमेंट ऑफ मॉल। सर BLF मॉल ने सर्विस दी है व्हीकल पार्किंग की जनरल पब्लिक को बेसमेंट ऑफ मॉल में, ऐसा कोई एंट्री है पार्किंग सर्विस एग्जाम्प्ट है? नहीं, टैक्सेबल है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये एग्जाम्प्ट है बेटा। अगर कोई आप स्कूल को सर्विस दे रहे हो तो आपका वो एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए जी सर, TETE देखते हैं, यही आंसर है क्या? TETE, चलो देखते हैं यही आंसर है क्या? इसको क्या हो गया? चलो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सर यहाँ पे वो 25% वाला बोल दिया, इसके बाद बोला है क्लैरिफिकेशन आया है। क्या क्लैरिफिकेशन आया है कि एमसीडी ऑफिस के सिविल मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर खर्चा किया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कवर नहीं है, इसलिए यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल होगा। वेरी गुड। इसके बाद में पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट वाला क्या दिया था अपन ने? एग्जाम दिया था ना, एग्जाम्प्ट है, ठीक है बेटा, ये अपने नोट्स में कवर है। इसके बाद में व्हीकल पार्किंग वाला कोई एग्जम्पशन नहीं है तो टैक्सेबल है। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्प्ट है। हो गया। चलो अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 9 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मैसेज मुत्तुस्वामी an electronic dealer registered in Bangalore, Karnataka, hired Parivahan Logistics, an unregistered GTA, to deliver his goods at the place of business of customer in Jaipur. सर कोई तो डीलर है जो कि कर्नाटका में है, उसने GTA को हायर किया है, और GTA का क्या काम है? GTA का काम है कि वो जयपुर में गुड्स डिलीवर करेगा, ठीक है। परिवहन लॉजिस्टिक चार्ज ₹60,000 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। परिवहन ने 60,000 रुपये का बिल बना दिया, विच वॉज पेड बाय मुत्तुस्वामी ऑन 4 जनवरी थ्रू अकाउंट पे चेक। 4 जनवरी को उसकी पेमेंट कर दी। अब बेटा यहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट कौन है? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं। सर यहाँ पे 3 पार्टी है, सप्लायर, रेसिपिएंट, GTA। मुझे ये बताओ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है? सर सप्लायर तो GTA है क्योंकि GTA सर्विस दे रहा है। रेसिपिएंट कौन है? आंसर इज रेसिपिएंट वो होता है जो पेमेंट करे। तो GTA को पेमेंट कौन कर रहा है? कर्नाटका वाला, तो कर्नाटका वाला रेसिपिएंट है, ठीक है बेटा। द डिलीवरी वॉज मेड वगैरह वगैरह, ठीक है। सर ये RCM में FCM में? ये RCM में है। क्यों RCM में? इसलिए है बेटा क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। परिवहन लॉजिस्टिक डिड नॉट रेज द टैक्स इनवॉइस फॉर दिस सर्विस सिंस इट वॉज अनरजिस्टर्ड। परिवहन ने कोई GST का इनवॉइस इशू नहीं किया क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। सर ये भी पक्का अमेंडमेंट से कवर है। ये तीनों ही क्वेश्चन अमेंडमेंट से कवर है, बाय गॉड ये तीनों ही आएंगे पक्का एग्जाम में। ये भी मैंने आपको अमेंडमेंट वाले में कवर करवाया है कि अगर RCM में कोई सर्विस रिसीव की, जो पर्सन है जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस आपको इशू करनी पड़ेगी विदिन 30 डेज। सब कुछ बताया मैंने वहाँ पे, 30 डेज वाला अमेंडमेंट आया है। सर वो विल बी द पर्सन लाइबल टू इशू टैक्स इनवॉइस। सर यहाँ पे मुत्तुस्वामी ये है जो कि इनवॉइस इशू करने के लिए लाइबल है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है और जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस 30 डेज़ के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी सर्विस रिसीव करने से। टाइम फॉर सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय GTA। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय GTA अज्यूमिंग दैट द टैक्स इनवॉइस इज इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑन विच इट शुड हैव बीन इशूड। अब देखो बेटा RCM में सप्लाई ऑफ सर्विस
आरसीएम में अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है तो क्या एंट्री होती है टाइम ऑफ सप्लाई की, याद करो, सब लोग याद करो। अगर आरसीएम के अंदर आपने सर्विस रिसीव की है तो क्या होती है, पहला होती है बेटा जब आपने पेमेंट की, और दूसरी होती है बेटा 61st डे, और एक तीसरा अमेंडमेंट आया बेटा जब आपको इनवॉइस इशू करनी थी, इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे बेटा पेमेंट की है 4th ऑफ जैन को, ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट की है 4th ऑफ जैन को, और इनवॉइस इशू लास्ट डे पे कर दिया ऐसा बोला है। तो इनवॉइस कब इशू करना था, सर्विस रेसिपिएंट के 30 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पे इनवॉइस कब तक इशू करना था बेटा, 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 4th ऑफ जैन में 30 दिन प्लस करो 4th ऑफ जैन को हटा के, तो 31 - 4 27, 3 मार्च को फरवरी, सॉरी 3rd ऑफ फरवरी को, या 61st डे तो बहुत दूर है, तो मेरे अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई होगा 4th ऑफ जैन। देख लेते हैं आंसर, 9th का आंसर। सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो ये बता दिया जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे रेसिपिएंट को लाइबल है अंडर आरसीएम, ठीक है। इसके बाद में बताया कि कौन इनवॉइस इशू करेगा। 31(3)(f) में एक अमेंडमेंट आया था कि आरसीएम के अंदर अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई रिसीव की है और जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में यहाँ पे पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। और पीरियड प्रिस्क्राइब क्या है बेटा, पीरियड प्रिस्क्राइब क्या है, लिखा नहीं इन्होंने, अरे रे ये तो गलती बात है बेटा, गलत बात है, ये गलत बात है। यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू पे अंडर आरसीएम शैल विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इश्यू द इनवॉइस वगैरह वगैरह। यहाँ पे 30 डेज वाला प्रोविजन तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे 30, अच्छा नीचे है, सॉरी ये रहा सर। रूल 47A बोलता है, जो नया रूल आया है वो ये बोलता है कि अगर आप 31(3)(f) में इनवॉइस इशू करने के लिए लाइबल हो तो आपको 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, 30 दिन के अंदर अंदर आपको सर्विस रिसीव करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं बेटा टाइम ऑफ सप्लाई में। सबसे पहले पेमेंट की डेट, तो पेमेंट की डेट क्या थी, 4 जनवरी, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था, 61st डे, दूसरा मैंने क्या बोला था 61st डे, यानी जस्ट 60 डेज के आगे वाला दिन जो कि आएगा 3 फरवरी। वो तो लिखा ही नहीं इन्होंने, 61st डे तो लिखा ही नहीं, 61st डे जाएगा मार्च में, ये मार्च में जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या थी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो कि है 3rd ऑफ फरवरी, विच एवर इज अर्लियर, तो 4th ऑफ जैन विल बी द आंसर। तो सर एक तो ये अमेंडमेंट आया है, ये अमेंडमेंट आया है सितंबर में जो मई वाले बच्चों को नहीं पता, और एक ये अमेंडमेंट आया है सितंबर में जो मई वाले बच्चों को नहीं पता। ये दोनों ही अमेंडमेंट मैंने कवर करवाए हैं मेरे अमेंडमेंट लेक्चर में, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। पहले अमेंडमेंट लेक्चर देख लो आरटीपी सोल्व करने से पहले, और पक्का यार इसमें से 15 नंबर का पेपर आने वाला है, बहुत ही प्यारा आरटीपी है यार। आगे है मैस्कोट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, here referred as MMPL, a dealer of motor vehicle registered in Udaipur, Rajasthan, has given an ex-work contract to Messrs Ganesh Traders registered in Ahmedabad, Gujarat for manufacturing 10 units of pickup vans। सर ये भी अमेंडमेंट में से ही है, अरे बाप रे। एक और क्लैरिफिकेशन आया था बेटा, क्या क्लैरिफिकेशन आया था, जिन बच्चों ने अमेंडमेंट लेक्चर देख लिया वो तो हंस रहे होंगे। एक और क्लैरिफिकेशन आया था कि अगर आप व्हीकल बनाते हो और अगर आप फैक्ट्री गेट पे ट्रांसपोर्टर को दे दोगे तो जो रेसिपिएंट है उसको मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो गए और वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है, एक्चुअल डिलीवरी जरूरी नहीं है। ये एक अमेंडमेंट आया था आईटीसी चैप्टर में, ये वहीं से कवर है बेटा, पक्का वहीं से ही है, मैंने पढ़ा भी नहीं अभी तक बट मैं बता सकता हूँ। चलो जी वापिस से, MMPL एक डीलर है मोटर व्हीकल में, जिन्होंने जो राजस्थान में है, उन्होंने गणेश ट्रेडर जो कि अहमदाबाद में है उनको ऑर्डर दिया कि मेरे लिए 10 पिकअप बना देना। पिकअप समझ रहे हो, गाड़ी। मिस्टर गणेश ट्रेडर यानी कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने गाड़ी बना दी, गाड़ी बना के उन्होंने ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर दी 29 अप्रैल को, एंड डिलीवरी ऑन इट्स पार्ट इज कंप्लीटेड। यानी कि जो मिस्टर गणेश है उसके पार्ट पे डिलीवरी कंप्लीट हो गई थी, 29 अप्रैल को ही कंप्लीट हो गई थी। Further, it raised the invoice of all 10 pickups when MMPL recorded the invoice in the book on the same day। यानी कि बेटा इनवॉइस भी इशू हो गया है, इनवॉइस भी इशू हो गया है, एंड अहमदाबाद वाले के लिए यानी गणेश ट्रेडर के लिए तो डिलीवरी भी हो गई है।
प्राइस ऑफ वैन 10 लाख ईच एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। हावेवर द वैन्स वर फिजिकली रिसीव्ड बाय एमएमपीएल इन इट्स शोरूम ऑन 2 May। फर्क नहीं पड़ता, अप्रैल महीने में ही वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, ये क्लैरिफिकेशन आया बेटा। एंड पेमेंट वॉज मेड ऑन द सेम डे, पेमेंट दी है 2 May को, तो पेमेंट की डेट हो गई बेटा 2 May। पेमेंट की डेट क्या होगी बेटा 2 May, ठीक है। आफ्टर द पेमेंट 2 वैन्स गोट डैमेज्ड कंप्लीटली इन द फायर इन द शोरूम इन द फर्स्ट वीक ऑफ May। सर अप्रैल में तो आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि बच्चा अप्रैल में सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इनवॉइस भी आ गया और गुड्स रिसीट भी मान लिया गया। लेकिन मई में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 व्हीकल है वो आपके डैमेज हो गए। देयर ऑफ रिटर्न ऑफ इन मे, मई महीने में 2 व्हीकल का आईटीसी रिवर्स होगा। डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी एंड वगैरह वगैरह। आईटीसी एलिजिबिलिटी पे डिस्कस करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सब कुछ जो मैं बता सकता था, मैंने सब कुछ बता दिया है, केवल थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल डिट्टो अमेंडमेंट से कवर है, डिट्टो अमेंडमेंट, मजा ही आ गया सर। 16(2)B बोलता है कि आपको रजिस्टर्ड पर्सन को, नो रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द क्रेडिट अनलेस गुड्स और सर्विस आर रिसीव्ड, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन आई जो कि ये बोलता है कि डीम मान लिया जाएगा, रिसीव मान लिया जाएगा अगर गुड्स डिलीवर हो गए हैं रेसिपिएंट को, सप्लायर ने रेसिपिएंट को दे दिए हैं, किसी और को दे दिए हैं जो एजेंट के बिहाफ पे एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर, ठीक है। फर्दर एक क्लैरिफिकेशन आया कि एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फैक्ट्री गेट पे ही पूरे हो गए, फैक्ट्री गेट तक ही है, इस केस में मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो गए हैं। कब? जब वो ट्रांसपोर्टर को दे दे एक फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री गेट पे दे देगा तब मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो गए हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना बाकी, ठीक है। तो इस केस में 29 अप्रैल को ही मान लिया जाएगा गुड्स रिसीव हो गए हैं, इवन दो द फिजिकल गुड्स रिसीव्ड आर इन द मंथ ऑफ मे। सो 29 अप्रैल को ही 28 लाख का आईटीसी वो क्लेम कर सकता है वाइल फाइलिंग अप्रैल का रिटर्न। सब्सिक्वेंटली आफ्टर द रिसीट ऑफ वैन 2 वैन्स गॉट डैमेज, 2 वैन खराब हो गई है, फायर में जल गई है, इसलिए उनको रिवर्स करना पड़ेगा। कौन से महीने में बेटा? मई महीने में, इन द मंथ ऑफ मे उनको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5,60,000 रुपए का आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। दैट्स इट। कैसा लगा? 2 मिनट रुकिएगा बेटा, बंद मत कीजिएगा। लगभग 48 मिनट में, 47 मिनट में मैंने आपको कंप्लीट आरटीपी जीएसटी का भी सोल्व करा दिया है। इसी तरीके से आपको एमटीपी भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे जैसे ही एमटीपी आएगी बेटा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, पाप लगेगा अगर शेयर नहीं करोगे तो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, आप बच्चों के लिए कंप्लीट डीटी का रिवीजन, जीएसटी का रिवीजन, केस सिनेरियोज, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस, सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप मुझसे डाउट पूछना चाहते हो, इस कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो आप बच्चों को क्या करना है बेटा, आप बच्चों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हक से सीए के व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो ताकि हम आपस में डिस्कशन भी कर सकें और फ्यूचर में आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली हम उस पर मोटिवेशनल कोट भी शेयर करते हैं, डेली टारगेट भी सेट करते हैं, तो वो डेली टारगेट भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलता रहेगा। तो व्हाट्सएप चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर रेफरिंग टू द लेक्चर्स। एक कमेंट करके कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, पक्का कमेंट करना कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा, गुड बाय, सी यू। अब की बार, आखिरी बार, हक से सीए।